आपण ज्यांना ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आणि मार्गदर्शन घेण्यासाठी आपण एकत्रित आलोत ते म्हणजे माननीय RC सिन्हा सर, भूतपूर्व IPS अधिकारी, 10-11 वर्ष त्यांनी आसाममध्ये काम केलेलं आहे. गेल्या 25 वर्षापासून ते टीचिंगमध्ये आहेत आणि विद्यार्थ्यांना ते मार्गदर्शन करतात. आपणाला विशेषतः समोरच्या ऑडियन्सला त्यांची महती माहीत नाही, पण दिल्लीमध्ये त्यांचे काही मिनिटं भेटावेत याच्यासाठी मोठमोठे IAS IPS मुलं जे असेल तर ते त्यांच्यासाठी म्हणजे ताटकळत असतात. तर त्यांचे अवघे काही मिनिटं मिळावेत म्हणून IAS IPS मुलं हे रांगा लावतात. तर असं हे फार मोठं व्यक्तिमत्व जे असेल तर ते आज नांदेडमध्ये आलेले आहेत. ते फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटीचे सुद्धा मेंबर आहेत. सोबतच UPSC इंटरव्ह्यू पॅनलचे सुद्धा ते आहेत आणि इंटरव्ह्यूमध्ये विशेषतः विद्यार्थ्यांना म्हणजे अगदी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन सर करत असतात. सरांना टाळ्याच्या गजरामध्ये या ठिकाणी मी आमंत्रित करतो. माननीय RC सिन्हा सर, अगदी जोरदार टाळ्या वाजवा, अगदी जोरदार. अम्बेडकरवादी मिशन के संस्थापक श्री दीपक कदम सर, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैं बहुत आभारी हूँ आपके सदस्यों का, आप युवाओं को, महाराष्ट्र के युवाओं को नमस्कार करता हूँ. और मैं आपसे एक बात स्वीकार करना चाहूँगा कि आज तक राष्ट्र को नमन करने का मुझे कई बार अवसर मिला है. आज मैं महाराष्ट्र को नमन कर रहा हूँ, ये पहला अवसर है. मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से आभारी हूँ. वट एवर आई स्पीक फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट ऑलवेज. मैं दिल से बोलता हूँ जो बोलता हूँ. आज के दिन में मैं 2-3 बातें आपसे, मैं अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस करीब इंक्लूडिंग 11 ईयर एक्सपीरियंस एज एन IPS ऑफिसर, और उसके साथ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा संक्षेप में. और उसके बाद मैं मिस्टर मोहित को इनवाइट करूँगा जो आपके साथ अपने 3 वर्षों का अनुभव, आज के हीरो मिस्टर मोहित हैं, मैं अब पुराना हीरो हो गया हूँ, है ना. लेकिन मैं जो भी मिस्टर श्री कृष्ण बोल रहे थे, मैं संसाधन की बात बोल रहे थे, वो सारी बातें मैं समझता हूँ. मैं मराठी बोल नहीं पाता हूँ लेकिन मैं मराठी समझता हूँ, जिसके पीछे कारण है कि मैं बिहार का हूँ लेकिन मेरी पत्नी महाराष्ट्र की है. वो नागपुर की है. शी वॉज हेमांगी भीसे, नाउ शी हैज़ बिकम हेमांगी सिन्हा. और मेरे मित्रों ने हमेशा, मेरे बैचमेट्स ने मुझे इस बात का कॉम्प्लीमेंट दिया कि राजेश, आज तक राष्ट्रीयकरण होते सुना था, महाराष्ट्रीकरण होते पहली बार सुन रहा हूँ. सो तुम्हारा महाराष्ट्रीकरण कैसे हुआ? तो यहाँ से ये यात्रा शुरू हुई. मैं आपके साथ कुछ बातें पिन पॉइंटेड, बिकॉज आई एम हार्ड कोर प्रोफेशनल, मैं पिन पॉइंट्स में कुछ बातें कहना चाहूँगा. पहली बात तो ये कि अम्बेडकरवादी मिशन के बारे में जब मैंने पढ़ा, यहाँ आमंत्रण मिला मुझे, और पढ़ने के बाद मैं इतना उत्साहित था जो मुझे लगता है शायद 25 वर्ष के युवा में भी नहीं होता है. क्योंकि मैं दिल से सर, मैं आपके लिए जब आपके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो एक आंदोलन है, ये एक सिर्फ मिशन नहीं है, ये कमाल का मतलब आंदोलन है, वैचारिक आंदोलन है ये. और इनके साथ जितने सदस्य हैं उनसे आज मैं मिला, सौभाग्य है हमारा कि मैं उनसे मिलने का मौका मिला मुझे. और इन सब के साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट नेक्स्ट IAS. ऑफ कोर्स मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये पूरा टीम वर्क है, बहुत हार्डकोर हम लोगों ने काम किया है. और एक एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि सच में बोलते हुए गूस बम्प होते हैं, रोए खड़े होते हैं कि इस बार हम लोगों ने रियली कमाल कर दिया है. फर्स्ट 10 में हम लोगों ने 8 रैंक लिए, फर्स्ट 20 में हम लोगों ने 17 रैंक ले लिए, 17 रैंक लिए, फर्स्ट 100 में हम लोगों ने 65 रैंक लिए, और टोटल सिलेक्शन में हम लोगों ने 535 सिलेक्शन ले लिए. लेकिन एक बात और भी है, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गर्व का विषय है, इसमें एक बात हमेशा याद रखिए, हम निर्णायक नहीं होते हैं, निर्णायक आप होते हैं. अगर हम निर्णायक होते तो हमारे यहाँ जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था सब के सब सेलेक्ट हो जाते. ऐसा नहीं हुआ. इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जज्बा होता है, पैशन होता है, जुनून होता है, जो मिस्टर श्री कृष्ण अभी बोल रहे थे. वो सारी चीज़ें जब होती हैं, जैसे कहते हैं वन हैज़ गॉट वन लाइफ टू लीड, आपको केवल एक जीवन मिला है जीने के लिए, तो क्यों ना एक ऐसा हमेशा मकसद होना चाहिए कि मैं ऐसा काम करके जाऊं, इतना कमाल करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद कम से कम 1 महीने तक तो लोग मुझे भूल ना पाएँ. ये जज्बा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है.
जीना तो हर कोई जानता है, कॉकरोच भी जीना जानता है, लेकिन हम कॉकरोच की तरह जीना नहीं चाहते। हम जीना चाहते हैं कि हम कोई इम्पैक्ट डाल सकें। और नेक्स्ट IAS की जो टीम है, जो उन्होंने हम लोगों ने काम किया है, निसंदेह मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब कोई टीम कमाल की होती है तो ये मान के चलिए उसका कप्तान कमाल का होता है। आई मस्ट से मिस्टर बी सिंह, ही इज़ क्वाइट, वो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका वैचारिक कद, उनकी शालीनता, उनकी सौम्यता बहुत कमाल की है। रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग कैप्टन ही इज़। और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा एक बहुत ज़रूरी बात। द CEO करके मैगज़ीन आती है, द CEO, ये मैगज़ीन है, और ये मैगज़ीन इंडिया के टॉप लीडर्स को अपने फ्रंट पेज पर प्रकाशित करती है, जिसमें लीजेंडरी श्री रतन टाटा सर का फ़ोटो आया है। और मुझे गर्व है ये कहने में कि श्री बी सिंह जुलाई 2026 के मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर उनको प्रकाशित किया गया। ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व का विषय है ये, कि उनके लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई, और वो हैं वैसे, इसमें ह्यूमन फेस है वो। और इन सब के साथ जो चीज़ें हैं मैं आपसे आगे जो साझा करना चाहूँगा वो है मेरा हार्डकोर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 3 डिकेड्स, 30 साल, जिसमें 11 साल सेवा काल का एज एन IPS। और छोटी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कुछ कम समय में। पहली बात, आपके दिल में ये बात अक्सर आती है कि हमारे पास संसाधन है या नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है। संसाधन मायने बिल्कुल नहीं रखता, आपके अंदर संकल्प मायने रखता है। मेरे पिताजी रिटायर्ड IAS थे, ईमानदारी के जिसको कहते हैं आदर्श। हमारे पास अपना घर भी नहीं था, और संयोग से मेरा कैरियर, उसमें मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, और मेरा बैच टॉपर भी अमीर चुबानी साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का ही था। वो थे, मतलब हम सब ज़्यादातर लोग साइंस कॉलेज से निकले थे। और उस समय मुझे लगता था, मेरे पास कुछ ऑफ़र्स थे, अच्छे साइंस कॉलेज से भी थे, सेंट जेवियर्स से थे, लेकिन मुझे टीचिंग वाज माय पैशन, टीचिंग मुझे पैशन फैसिनेट करता था। लेकिन मेरे पिताजी की, चूँकि वो प्रशासन में रहे थे, तो उनकी एक सपना था उनका कि नहीं, तुम बहुत अच्छा करोगे प्रशासन में, तुम इसके लिए तैयार करो। लेकिन मेरे पास, मैं उनसे कभी कह नहीं पाता था कि मेरे पास मैगज़ीन ख़रीदने का भी पैसा नहीं है, मैं कैसे तैयार करूं। मैं उनसे कभी कह नहीं पाता था, लेकिन अंदर में खींच मुझे रहती थी कि IAS अधिकारी होने के बाद भी वो एक अपना घर भी नहीं दे पाए। लेकिन आज समझ में आता है कि संकट से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। क्राइसिस इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ लाइफ। संकट जो आपको सिखा कर जाएगा, और संकट का सामना करके अगर आप निकल गए, तो आपसे जैसा स्ट्रांग, दृढ़ व्यक्ति, मानसिक शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा मिलेगा नहीं। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये सहानुभूति की बात नहीं है, संकल्प की बात है। मेरे बैचमेट्स ने साइंस कॉलेज में मुझसे कहा था कि राजेश, तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तुम हम लोग को पढ़ाया करो, बताया करो, चीज़ों को बहुत अच्छे से बताते हो, हम तुमको पे किया करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं बैचमेट से पैसे नहीं ले सकता, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मुझे बुक्स खरीद दो और मैगज़ीन खरीद दो, जो मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, उसके बदले मैं तुम लोगों का सेशन लिया करता हूँ। यूनिवर्सिटी ने भी मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है राजेश, तुम ये कंटिन्यू करो। और एक शॉट पहला बार दिया, पहली बार में ही सिलेक्शन हुआ। अमीर चुबानी हमारा बैच टॉपर है, और मुझे आसाम मेघालय कैडर मिला IPS। मैंने दोबारा एग्जामिनेशन नहीं लिखा, एक तो इच्छा भी नहीं थी, और दूसरा मुझे तुरंत परिवार के साथ आगे बढ़ना था। और मुझे कोई रेग्रेट नहीं है, सिपाही होना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं असम मेघालय कैडर ज्वाइन किया, मुझे असम मिला। असम उस समय आग में जल रहा था, और उस समय मुझे यह चुनौती मिली। तो वहाँ पर आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन टुडे, व्हाट इज़ कॉल्ड मिस्टर प्रकाश सिंह। आपने शायद नाम सुनेंगे या नेट पर आप पढ़िए उनके बारे में। आइकनिक IPS ऑफिसर, उनको DG बनाकर असम बुलाया गया विशेष मकसद के लिए, विशेष मकसद के लिए। जैसे वो DG बनकर असम आए, तो उनकी, आप सोचिए इतने IPS होते हैं एक DG के अंदर, लेकिन उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी। और मैंने जब ज्वाइन किया था, आपकी उम्र का था मैं, मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण, और थोड़ा एक बात और भी है, बहुत संवेदनशील रहा हूँ बचपन से ही, जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी है, मैं चुकाता हूँ, और मैं उसमें खुश होता हूँ, मुझे दुख नहीं होता। संवेदनशील होना ही चाहिए। पेड़ से सेब गिरते न्यूटन ने देखा और सोचने लगे कि नीचे क्यों गिरा। न्यूटन हो गए, बाकी करोड़ों लोग सेब खा के मर गए, कोई नहीं जानता है।
किसी संवेदनशीलता मायने रखती है आपकी। जैसे मैंने असम ज्वाइन किया, पहले मैंने हार्डकोर ऑर्गेनाइज क्राइम पर क्रैकडाउन शुरू किया, चूँकि मैं वो सहन नहीं कर पा रहा था, मैं पर्सनल ले लेता था उसको, जो गलत था, लेकिन ठीक है, उम्र का तकाजा होता है। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र शुरू हुआ, दनादन ट्रांसफ़र, बारपेटा, कोकराझार, मनियारी, रंगिया, बुकाईगांव, नचा के रख दिया मुझे, लेकिन मैं भी टूटने वाला नहीं था। मैं बाद में ऑफिसर्स बैंगलोर लेना छोड़ दिया, मैंने ऑफिसर्स मेस में रहना शुरू किया कि जहाँ कर दो ट्रांसफ़र, इंडिया में ही करोगे, असम में ही करोगे, इंडिया से बाहर कर नहीं सकते, और इंडिया में करोगे, जहाँ करोगे जाएंगे। लेकिन जब तब तक प्रकाश सिंह साहब आए, उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, शायद आप पढ़ेंगे नेट पर, ऑपरेशन राइनो। मैं बहुत ब्लेस्ड इंसान हूँ, बहुत ही आशीर्वाद है ईश्वर का मेरे ऊपर, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे ऑपरेशन राइनो को लीड करने का मौका दिया गया। वो उस समय उल्फा, NSCN, खापलंग ग्रुप, मोइवा ग्रुप, असम, क्या पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा था। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को जब लीड करने मुझे दिया गया, ऑपरेशन राइनो को शुरू किया मैंने, पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर निकल गया, क्योंकि उसमें पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकते, और फिर कार्रवाई जिसको बोलते हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई, चूँकि ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई सीमा पार से आ करके हमारे यहाँ के हज़ारों लड़के लड़कियों को उठा ले जाए। चूँकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप अगर देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, उसी से सारा आतंकवाद का फंड आता है, उसको मैंने बहुत करीब से देखा। अब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जब शुरू किया, आज आपके सामने खड़ा हूँ इसलिए क्योंकि रणनीति मेरी काम कर गई। रणनीति बहुत अच्छी से बना लेता था मैं। 17-18 हार्डकोर इनकाउंटर्स किए, डेडली इनकाउंटर्स किए, और कई इनकाउंटर्स ऐसे हुए, थैंक यू सो मच, कई इनकाउंटर्स ऐसे हुए जिसमें मैं जीवन भी एक इनकाउंटर है। आप चाहे जितने बुलेट प्रूफ जैकेट लगा लो, हेलमेट पहन लो, नाइट विजन कैमरा पहन लो, कोई नहीं बता सकता गोली किधर से आएगी, वो तो ग्राउंड पर ही तय करना होता है। और उस इनकाउंटर्स में मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा हुआ कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि 50-60 लोग हैं उग्रवादी, और म्यांमार से आते थे, मिलिट्री से ज़्यादा अच्छी, आर्मी से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग लेकर आते थे वो। और जब उनका सामना हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि हमने 50-60 की उम्मीद से हम ऑपरेशन लॉन्च किए, चारों तरफ से घिर गए 500-600 से, और धनाधन चलना शुरू हुआ। कई बार ऐसा लगा RC से ना, राजेश अब लौट नहीं सकते, माँ बहुत याद आने लगी कि अब तो लौट नहीं सकते। लेकिन एक बात बताऊं आप लोग को, जो अभी मिस्टर श्री कृष्ण कह रहे थे, मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। और एक मोटिवेशन काम करता था, मेरे दिल में एक जज्बा था जिसके कारण मेरे सारे सबऑर्डिनेटिंग ऑफिसर का जोश बना रहता था, और वो था मेरे अंदर कि राजेश अगर लौट गए तो अगली दफ़ा इस कोने कोने को उड़ा देंगे, यहाँ कोई कैंप नहीं छोड़ेंगे, और अगर नहीं लौट पाए तब भी विन विन सिचुएशन है, राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर जाएंगे। माता पिता को इस बात का गर्व होगा कि कुत्ते बिल्ली को जन्म नहीं दिया, एक शेर को जन्म दिया। ये जो जज्बा था ना कि दोनों स्थिति में मैं जीत रहा हूँ, उसके बाद तभी मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, और वही जज्बा है जिसके कारण गर्व होता है। आज भी देश के कोने कोने घूमता हूँ तो एक एक इंच देख करके मुझे, डेड ऑनेस्ट हूँ मैं भावनाओं में, एक एक इंच देख करके मुझे इतना गर्व होता है कि ऐसे ही कई इंच, कई मीटर, कई किलोमीटर और कई हज़ार लड़के लड़कियों को मानव तस्करी से बचाया। और ये टीम वर्क था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद मुझे सिविल, ये आप उसको डीमोटिवेटिंग मत लीजिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। रिज़ाइन मेरा अपना निर्णय था, क्योंकि उसके बाद मुझे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बैक किया जाने लगा, तो मैं सिविल में आने को तैयार नहीं था। और मैंने फिर, मेरे DG ने बुलाकर मुझसे कहा कि तुमको अगर सिविल में आओगे, तुम सारे बदले लिए जाएंगे तुमसे, तुमको पिंजड़े में बंद करके बाहर से मारा जाएगा, ये तैयार रहो इस बात के लिए, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, तुम रिज़ाइन कर दो। एक लाइन, एक बार मैंने नहीं सोचा, रिज़ाइन कर दिया, घर वापस आया, घर में एंट्री नहीं मिली, वो स्वाभाविक है। बड़े भाई साहब ने मना कर दिया कि अब तुम समाज सुधार करने चले हो तो समाज सुधार ही करो, तुम घर में तुम नहीं आ सकते। मार होती रही, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये वो अपनी जगह सब सही थे, ये कोई बड़प्पन नहीं है, यही स्वाभाविक है। उसके बाद
लड़ाई शुरू की, चूँकि मैं बैक टू माय प्रोफेशन टीचिंग में आया मैं। लेकिन एक बात है, उसके पहले भी मैं अच्छा पढ़ाता था, लेकिन सिलेक्शन के बाद और सर्विस के बाद मुझे बहुत अच्छे मौके मिलना शुरू हुए, और फिर ये 27 साल हो गए करीब, इंटरव्यू में भी 27 साल लगभग हो रहे हैं, 1-to-1 सेशन लेता जा रहा हूँ। और मुझे ये भी गर्व है आपसे शेयर करने में कि इस साल मैंने 140 लोगों का 1-to-1 सेशन किया था, जिसमें 126 लोगों का सिलेक्शन हो गया। और फिर भी मैं कहूँगा कि 14 लोग जो मिस हो गए वो हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब हमेशा आप निर्णायक होते हैं। इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें, ये तो सर्विस एक्सपीरियंस की बात हुई, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो आपके मन में एक दिमाग में ये बात रहती है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यूपीएससी का सिलेबस वास्ट नहीं है। सच्चाई ये है कि जब आप, मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता उत्तर भारत में लेता हूँ सेशन, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक मैं 9 सेशन 27 घंटे में, और वो भी सारे कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस में ले करके मैं करता हूँ उसको, जिसमें भारत का समाज, भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारत का भूगोल, भारत का पर्यावरण, भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, सब कुछ कवर कर देता हूँ। और वो विश्वास आता है फिर कैंडिडेट्स में कि जब 27 घंटे में ये हो सकता है, तो 27 सप्ताह और 27 महीने में तो क्या नहीं हो सकता है। ये विश्वास होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी हमेशा अपने आप को कभी आप हर्ट किया करो, अपने आप को आहत किया करो कभी कभी, जब कभी लगे सिलेबस बहुत बड़ा है। आप आकाश में, एक बात आप सब समझते हैं, इस क्लास सब जानते होंगे, इस ऑडिटोरियम में आप सब लोग साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा आपने। वो साइबेरिया से उड़ती हुई आती है पूरे ग्रुप में, और आप सोचो इतने बड़े आकाश में ये चिड़ियाँ हिमालय पार करती है, भारत को खोजती है, राजस्थान खोज लेती है, राजस्थान में भरतपुर खोज लेती है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर खोज लेती है, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी के एक पार्टिकुलर पेड़ पर आकर उतरती है। जब एक चिड़िया आकाश में रास्ता बना सकती, हम मानव हैं, हम अब सबसे ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, क्या हम रास्ता नहीं बना सकते? और जिनको ये लगे कि सिलेबस में रास्ता बनाना मुश्किल है, मुझे लगता है इस उम्र में अगर आप हथियार डालने की बात सोचते हैं तो बहुत मुश्किल है आपका जीवन। हथियार डालने, अ सोल्जर नेवर क्विट्स टिल इज डेड। एक सिपाही, हम सब सिपाही हैं, यूनिफॉर्म में ही सिपाही नहीं होता, सिपाही हैं, और सिपाही तब तक मैदान नहीं छोड़ता जब तक वो जीवित है। इसे एक जज्बा लेके चलो कि करना है तो करना है। और लोग बोलेंगे, उल्टे सीधे लोग बोलेंगे, सुनो उसको, अच्छा है। चाणक्य का अपमान नहीं होता, चाणक्य नहीं होते। अगर धनानंद ने चाणक्य का अपमान नहीं किया होता, इंसल्ट होना जरूरी है। जापान को देखो, मटिया मेट कर दिया था 1945 में अमेरिका ने। वो जापान आज कहाँ खड़ा है, हमें बुलेट ट्रेन दे रहा है। हम 1947 में आज़ाद हुए, हम उनसे टेक्नोलॉजी मांगते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, हमें उनको टेक्नोलॉजी देनी चाहिए थी। देखो इसको बोलते हैं जर्मनी। देखो, ये मैं इतिहास नहीं बता रहा हूँ आपको, ये जीवन की अनुभूतियाँ बता रहा हूँ। आप जर्मन्स को देखो, जर्मनी को देखो, डिवास्टेट हो गया जर्मनी 1945 में, और आज जर्मनी देखो कितना पावरफुल कंट्री है। इससे बाउंसिंग बैक कैपेसिटी, जिसको कहते हैं ना कि पलट वार करने की क्षमता, जीवन में जब तक ये जज्बा होता है ना कि आहत करे कोई, उल्टा सीधा बोल दे, अपमान कर दे, स्वीकार करो। वो समय होता है ऐसा, सबको सुनना पड़ता है, लेकिन उसमें वो पॉजिटिव साइड होता है वो कि ठीक है अपमान किया। कहते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिए आप, ये कोई प्रवचन नहीं, इट्स नॉट अ प्रोफेटिक लेक्चर, इट्स जस्ट कन्फेशन आई एम मेकिंग अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ यू, कि मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक प्लेन भी टेक ऑफ तब करता है जब हवा उसके विपरीत होती है। आपने देखा होगा प्लेन टेक ऑफ करते समय तो रनवे पर वो दौड़ता है तो हवा विपरीत भागती है, लेकिन प्लेन का विंग्स अपने आप को अलाइनमेंट करता है और टेक ऑफ कर जाता है। टनों भारी जहाज आकाश में उड़ता है, जबकि एक सुई हवा में नहीं टिकती। आपके विरुद्ध अगर सब कुछ जा रहा है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। रियली स्पीकिंग, ये कोई प्रवचन नहीं है। आपके लिए ये आपके लिए अवसर है कि अगर सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है तो अपने आप को सरस से आप सामंजस्य कीजिए कि आप उड़ान भरिए। और एक बात याद रखिएगा, उड़ान भर के देखो लोग कैसे बदलते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। जो कभी आपको पानी के लिए नहीं पूछते थे, वो सिलेक्शन के बाद ये बोलते हैं कि तुम्हारे पसंद का ही आज खाना बना है। तो आपको लगता है कि आज तक तो आप कभी पानी नहीं पूछा, और आज आपको ये कैसे पता लग गया कि मुझे पसंद क्या है और क्या नहीं पसंद है। ये है, यही जीवन है, ऐसे ही होना चाहिए। और जब तक ये बात आपके दिल में नहीं रहेगी ना,
किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप, किसी भी बैकग्राउंड से, मेरे प्रोफेशनल कैरियर में ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लड़के लड़कियां रहे हैं कि जो राजेंद्र नगर में टिफ़िन चलाता था लड़का, हृदय नारायण, गुजरात कैडर का IAS है, और दम था उसमें, कभी उसने किसी से भी साझा नहीं किया कि वो टिफ़िन चलाता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद उसने ये बात स्वीकार की कि वो टिफ़िन चलाता था। उनकी माँ डोमेस्टिक हेल्थ थी कालाहंडी उड़ीसा में, अगर रुकना चाहिए था तो उसको रुकना चाहिए था, फर्स्ट शॉट में IAS। ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये एक बार ज़रूर, जैसे मिस्टर कृष्णा भी आपसे कह रहे थे डिसिप्लिन के बारे में, ये एग्जामिशन पूरी तरह डिसिप्लिन का एग्जामिशन है। आपको 72 सेकंड में एक ऑब्जेक्टिव आंसर करना है, 90 सेकंड में आपको एक CSAT का आंसर करना है, बहुत होता है 72 सेकंड। कहते हैं ना कि अगर माँ के बारे में कोई पूछे कि इनमें से 4 विकल्प में कौन सा चरित्र आपकी माँ का है, जानते हो तो 1 सेकंड काफ़ी है, नहीं जानते हो तो 72 घंटे कम है। ये पूरी ये प्रैक्टिस से नहीं होता है। हाउ मच क्लियर यू आर, कंसेप्चुअली आप कितने क्लियर हैं। आप कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो सकता, लेकिन एक बात आप याद रखिए, आप ये जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, और आप ये जानते हैं कि आप ये क्या नहीं जानते हैं, यही तैयारी है। आई नो व्हाट आई नो, आई नो व्हाट आई डोंट नो। मेरे में कोई दुविधा नहीं है, कोई किसी तरह की दुविधा नहीं, वो चीज़ें होनी चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया कोई नहीं हो सकता। आप ही कल रैंक लगा दोगे आपको खुद में। अभी आप अपने डियर मोहित से पूछोगे, जो आपके स्तर के युवा हैं, आप देखो लगेगा कि सिलेक्शन हो जाता है, लॉटरी नहीं है, लेकिन आपको, आप दूसरे को नहीं जानते, इससे आपको लगता है अरे वाह, इतना इसका हाइप बना हुआ था, 18 घंटे पढ़ने चाहिए, ये करने चाहिए, वो करने चाहिए। एक बात आप मुझे बताओ, जैसे पेट होता है वैसे दिमाग होता है, ज़्यादा खाए तो ये निकल के गोल हो जाता है, और ज़्यादा पढ़े तो इससे सब निकल जाता है। लेकिन आप देखोगे ज़्यादा पढ़ने से माता पिता प्रशंसा करते हैं, और ज़्यादा खाने से वो आलोचना करते हैं। इससे आप ज़्यादा पढ़ते हो लोगों को खुश करने के लिए, सच्चाई है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आप अगर अनुशासन में पढ़ेंगे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना दिल लगे। और एक बात हमेशा याद है कि जब भी आप पढ़िए, कुछ चीज़ें वैज्ञानिक होती हैं। शाम के समय हमेशा लिखने की आदत रखिए, दिन में हमेशा पढ़ा करो, अंडरलाइन किया करो, शाम में लिखा करो। क्योंकि होता क्या है, शाम में जब आप लिखेंगे तो आप कितने भी थके होंगे, नींद नहीं आएगी। और अन्यथा क्या होता है, जब आप शाम में पढ़ते हैं, जैसे शुरू करेंगे खूब गंभीरता तैयारी, आप शाम में जनरली ऐसे बैठते हैं, आज तो ये कर ही देंगे, ऐसे करते हैं। थोड़ी देर के टेबल पर बैठते हैं, टेबल कुर्सी पर, उसके बाद अपने बेड की तरफ देखना शुरू करते हैं, फिर बेड पर चले जाते हैं, फिर दीवार से चिपक जाते हैं, फिर उसके बाद गोद में एक तकिया ले लेते हैं, पिलो। उसके बाद आपका हाथ ऐसे होता है जिसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप सो जाते हैं। और जब सो गए तो अगली सुबह जैसे उठे तो पहला लाइन क्या है, ओह शिट। जब गुड मॉर्निंग की जगह ओह शिट से मॉर्निंग की शुरुआत होगी तो कैसा होगा दिन, बताओ। इससे हिसाब से पढ़िए और उसको इंजॉय करते रहिए कि, और कभी मान लो फिसल भी गया तो जिसको हमेशा एक बात कहते हैं ना कि घायल हो तो घातक हो, ये बात याद रखो। जब घायल होगे ना जीवन में तो ज़्यादा घातक हो जाओगे, और जब ज़्यादा घातक हो जाओगे तो साधक हो जाओगे। पक्का सिलेक्शन होता है, और जब सिलेक्शन हो जाता है तब लोग पूछते हैं आपसे, आप कितने घंटे पढ़ते थे, कितने न्यूज़पेपर पढ़ते थे। उसके बाद आप भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे एक न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एक मैगजीन पढ़ते थे, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, तो बोलना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी का एक अनुशासन में तैयारी होती है, वही करना चाहिए। और फाइनली मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप देखो, इतने लड़के लड़कियाँ हर साल 27 साल हो गए ये देखते देखते, सेंड ऑफ करते करते ट्रेनिंग के लिए, हर किसी में मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ जब वो जाते होते हैं। सबसे मिलना नहीं हो पाता, समय नहीं होता, लेकिन बिना किसी पूर्वाग्रह के, इसलिए नहीं कि मोहित हमारे साथ हैं, इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, संस्कार नहीं मेरा वैसा, जो है सपाट बोलता हूँ। मोहित, ज़्यादातर मैंने मोहित के साथ एड्रेस किया, जयपुर, प्रयागराज, वाराणसी, IIT, यहाँ आया हूँ। क्योंकि इनसे बात करने के बाद आप एक बात ज़रूर महसूस करेंगे कि IAS में सिलेक्शन होना, IPS से IAS में आना अच्छी बात है, लेकिन ये लड़का एज एन IAS ऑफिसर, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, आई एम हार्ड कोर प्रोफेशनल, आई मस्ट से, ये लड़का एज एन IAS ऑफिसर ये कमाल करेगा ये, क्योंकि इससे लोग जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे इससे, ये बहुत कनेक्ट होता है। एक लाइन, आज मैं आ रहा था तो एक लाइन मैं जोड़ के कंक्लूड करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
इन लोगों को आईपीएस प्रोबेशनर को महाकाल दर्शन के लिए ले जाया गया। तो प्राइमरी प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल में एकदम दूर तक गए, एकदम पास मंदिर तक गए। तो ये अकेला लड़का है, मुझे नहीं लगता कोई आईपीएस प्रोफेसर जनरली ऐसा सोचता है। मैं जानता हूँ सबको, इस प्रोफेशन में ज़िंदगी बिता दी है। इस लड़के में ये अनुभूति थी कि वो बहुत सारे ओल्ड लेडी लाइन से लगी हुई थी। तो इसने कहा कि सर उस समय मुझे अपनी माँ दिख रही थी कि वो कैसे लाइन में खड़ी हैं और हम फिट हैं, सब कुछ है, हमें ये वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों चाहिए। तो मैं सुनता रहा, मुझे इतना अच्छा लगा ये। और दूसरी बात, जो इनका बड़प्पन है, संस्कार है इनके माता पिता के दिए हुए, इन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरी एक आदत थी कि मैं अपने सहायक से दो चीज़ मैं कहता था। वो मेरे कपड़े साफ थे, मेरे पास 4-5 सहायक होते थे। उसके लिए मैंने शुरुआत से ये बना दिया था अपने सर्विस में, कोई मेरे जूते पॉलिश नहीं करेगा, मैं खुद करता था। और दूसरा, कोई मेरे कपड़े नहीं धुलेगा, मैं खुद, आज भी मैं खुद धुलता हूँ। तो ये चीज़ क्योंकि मेरे अंदर एक भावना, ये बड़प्पन, ये महानता नहीं है, मेरे अंदर एक भाव था कि जो मेरे जूते पॉलिश कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म में है, मैं भी यूनिफॉर्म में हूँ। मैं तो यूनिफॉर्म का खुद बेइज्जती कर रहा हूँ, अगर वे मेरे जूते पॉलिश क्यों करेगा। तो मैंने कहा आप में से कोई भी जूते मेरे पॉलिश नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपको सिस्टम से ही नहीं लड़ना, आपको एक बात तैयार रहिए, अगर ये जज्बा है आप में पॉजिटिव लड़ाई लड़ने का, सिस्टम से लड़ने का, सिस्टम के आगे घुटने नहीं टेकने का, तो आ जाओ। और एक बात ज़रूर है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैनेजर बनो, आर्टिस्ट बनो, जो भी बनो, लेकिन मैं कोई वकालत करने वाला नहीं हूँ, लेकिन सिविल सेवा में जो अवसर है काम करने का, कहते हैं ना नीयत और काबिलियत, अगर आपकी नीयत है कि आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और ख़ास करके उनका हाथ पकड़ना चाहते हैं जिनका हाथ कोई नहीं पकड़ता। और मुझे आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज इस उम्र में मैं 65+ हूँ और आज भी मैं माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग धुआंधार करता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है? मेरा फिटनेस नहीं है, उसके पीछे कारण है कि पैसे नहीं, मैंने शुभकामनाएं खूब कमाई हैं, बेस्ट विशेस खूब कमाए हैं। और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं को उग्रवादियों के चंगुल से निकाला है, बॉर्डर पार हो गया तब भी। और नैतिकता समय के साथ बदलती है, मैं आज भी स्वीकार करता हूँ, मीडिया चाहे रिकॉर्ड कर दे, जिसको फांसी चढ़ाना हो चढ़ा दे, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि राष्ट्र के सामने राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैंने मारा है, धुआंधार मारा है, लिटा दिया है सबको एकदम, क्योंकि मैं जानता था कि इनको कोर्ट ले जाकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके ये खुद से क्राइम करते ही नहीं, ये मास्टरमाइंड हैं। लेकिन उसका एक परिणाम, कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीत, उससे कानून का डर बना। और मुझे आज भी इस बात का सुख है कि उसके बाद कम से कम 4 साल नॉर्थ ईस्ट का मैं चुका, तेजू, सिलापत्थर, पासीघाट, डिब्रूगढ़ से लेकर के अलौंग तक एकदम शांत रहा। लेकिन मुझे भी शांत होना पड़ा, यही नियति है। लेकिन मैं शांत नहीं हूँ, पहले मैं सिपाही था, पिछले 27 साल से अब सिपाही पर सिपाही तैयार कर रहा हूँ, अंतिम सांस तक ये करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर. फक्त 27 तासामध्ये पोस्ट इंडिपेंडंट हा महत्त्वाचा विषय सर शिकवत असतात UPSCच्या विद्यार्थ्यांना आणि इंटरव्ह्यूसाठी अत्यंतिक मोलाचं मार्गदर्शन ते करतात. तर धन्यवाद सर, आपण या ठिकाणी आलात आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. यानंतर आपण यावर्षीच्या ऑल इंडिया रँक 58 ज्यांना यावर्षी IAS भेटलेलं, गेल्या वर्षी IPS त्यांना भेटलेलं आणि आताच सरांनी जे असेल तर ते म्हणजे सांगितलं की मोहित हे भविष्यामध्ये एक जबरदस्त IAS अधिकारी म्हणून ज्या राज्यात जातील, मी सत्कार करताना त्यांना तर म्हणालो की महाराष्ट्रामध्ये या तुम्ही, कारण का तर अजून कॅडर डिक्लेअर झालेला नाही की कुठल्या कॅडरमध्ये ते जातील IAS म्हणून. तर त्यांनी सांगितलं की म्हणजे कोणाकडून, म्हणजे स्वतःचे, कारण ते IPS आहेत, IPSचं 1 वर्षाचं प्रोबेशन त्यांनी केलं आहे. अनेक म्हणजे पोलीस जे असेल तर त्यांच्या दिमतीला आहेत, पण त्यांनी सांगितलं बाबा माझ्या बुटाची पॉलिश कोणी करणार नाही, मी माझ्या बुटाची पॉलिश करेल आणि मी माझे कपडे धुईल. मला वाटतं की इथं अनेक विद्यार्थी आहेत
म्हणजे त्यांचे आई जे असेल किंवा घरी जे असेल तर मावशी असेल तर त्या म्हणजे कपडे धुत असतील, तर बघा म्हणजे की आपले विद्यार्थी जे असेल तर ते कसे वागतात आणि हा आय पी एस विद्यार्थी कसा वागतो. तर हे इथिक्स आहे. डॉक्टर यशवंत चव्हाण सर इथं आहेत. आम्ही IAS IPSचं मोजमाप करताना मोरे साहेब आम्ही काय करतो की त्याचा इथिक्स कसा आहे ते पाहतो. म्हणजे इथिक्सचा पेपर कसा आहे त्याचा, कारण ज्यावेळेस आम्ही पहिल्यांदा भेटतो तर एका मिनटात आम्ही लक्षात येतं की याचा इथिक्स कसा आहे, कारण की आता इथिक्सवर बाकी सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. आणि आज नांदेडमध्ये मोहित आले म्हणजे इथेसुद्धा त्यांनी आपली चुणूक जी असेल तर ती दाखवली. झालं असं मला वाटतं की हा प्रसंग सांगणं आवश्यक आहे. आणि म्हणजे त्याच्यावरून, कारण मी शेकडो विद्यार्थ्यांचे इंटरव्ह्यूसाठी म्हणून बुटाच्या लेसपासून ते टायपर्यंत मी बांधलेलं, म्हणजे शेकडो विद्यार्थ्यांचे, म्हणजे